हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रिदम अग्रवाल, नीट एआई 17। तो ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है जो मैं आज बना रहा हूँ। ये मेरी खुद की स्टोरी है जिसमें मैंने 2018 में कैसे मैं 73 मार्क्स स्कोर किया था और 2019 में मैंने 690 स्कोर किया था। इट्स मोर देन 200 मार्क्स का जंप। तो आज मैं पहले ऐसे स्टार्ट करूँगा कि कैसे मुझे ड्रॉप करना पड़ा, क्या क्या गलतियाँ की मैंने क्लास 11 एंड 12 में। फिर मैंने इस ड्रॉप का डिसीजन जब लिया तो मुझे कहाँ कहाँ से किस तरीके से सपोर्ट मिला और कहाँ कहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन मिला। लेकिन क्या था मेरा मोटिवेशनल फैक्टर कि मैं ड्रॉप लूँ और मैं आगे बढ़ूँ। और फिर जब मैं ड्रॉप लेने सोच चुका था, उसके बाद कि कैसे मैं कोचिंग सेंटर गया, कोचिंग कौन सी कोचिंग सेंटर डिसाइड करनी थी, खुद के ऊपर खुद से पढ़ना था या कोचिंग के ऊपर भरोसा करना था, किससे पढ़ूँ, क्या गलतियाँ की थी मैंने क्लास 11 और 12 में जो मुझे ड्रॉप ईयर में नहीं करनी थी। और फाइनली कुछ लास्ट के महीने और मैं नीट रिजल्ट का टाइम। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं क्लास 11 एंड 12 के दौरान। यार मैं बहुत मेहनती स्टूडेंट था, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं मेहनती स्टूडेंट नहीं था, लेकिन मेरा चूतिया काटा गया था। मैं बेसिकली ऐसा स्टूडेंट था जो कोचिंग सेंटर का हर एक वर्ड समझता था कि वही भगवान है, वो जो बोलेंगे वही सही होगा। उनके उनके बोलने के अलावा और कुछ सही नहीं हो सकता। तो बेसिकली मैंने हर एक चीज़ किया जो कोचिंग सेंटर ने बताया। मैंने उनकी मॉड्यूल सॉल्व की, मैंने बायोलॉजी के लिए उनके नोट्स पढ़े, दिनेश बायोलॉजी पढ़ी, दिनेश बायोलॉजी जिसमें एक चैप्टर, एक इतनी मोटी किताब पूरी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे है। ट्रूमैन्स बायोलॉजी भी पढ़ी। यार याद कुछ नहीं रहा। बेसिक मैं ये बता रहा हूँ क्या क्या पढ़ा था। मैं एक कोचिंग टेस्ट से पहले मैं क्या क्या पढ़ के जाता था। फिर फिजिक्स में मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए, वो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किए। लेकिन उन लोगों ने मुझे कौन बोली थी कि ये किताब करो, ये किताब मत करो। फिजिक्स के टीचर अच्छे थे जो मैं थैंक यू बोलूँगा उस कोचिंग सेंटर को। और केमिस्ट्री में मैंने इनऑर्गेनिक में बहुत बाहर से पढ़ा, बहुत सारी गलतियाँ हुई। उसके बाद ऑर्गेनिक मेरे को समझ नहीं आता था कहाँ से पढ़ूँ, जीआरबी, एमटीजी सारी किताबें सॉल्व किया, सारी। थोड़ी थोड़ी बहुत क्वेश्चंस होते हैं जो इजी इजी क्वेश्चन होते थे और डिफिकल्ट क्वेश्चंस कभी नहीं हुए मुझसे, कभी भी नहीं। और फिर आपके फिजिकल के क्वेश्चंस, हाँ ठीक है, फिजिकल मेरी थोड़ी बहुत ठीक हो गई थी बिकॉज मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे और फिजिकल बहुत ईजी आती है। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक भी नहीं किया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उन लोगों ने बोला था यार तुम लोग लास्ट में पेपर सॉल्व करते ही हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम भी करा देते हैं, ये भी करा देते हैं, लेकिन सेपरेटली मैंने खुद से कभी नहीं किया। मुझे ये नहीं पता था कि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर इस साल में आया हुआ है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, और ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। बायोलॉजी में मैंने ट्रूमैन, दिनेश पढ़ते साथ साथ मैंने एनसीईआरटी को टोटली इग्नोर कर दिया। तो नीट में मेरे 7-8 बाहर के क्वेश्चन सही हो गए, लेकिन एनसीईआरटी ये सारे क्वेश्चन गलत हो गए। मेरे नीट 2018 में 220 मार्क्स आए थे बायोलॉजी में, 220। कैन यू इमेजिन? और मेरे नीट 2019 में 345 मार्क्स आए थे बायोलॉजी में। सब बोलेंगे कि नीट 2019 का पेपर बहुत आसान था, लेकिन मैं ये तो नहीं बोल सकते ना कि बायोलॉजी आसान थी। बायोलॉजी का लेवल तो वही था। तो ये कोई तुक्का नहीं है, ये प्रॉपर स्ट्रैटेजी है नीट क्लियर करना। मैं ये जाके समझा क्लास 12 के एंड में जब मैं नीट दे चुका था। तो बेसिकली 11 और 12 में मैं जब पढ़ा करता था, तो टीचर्स मुझे बोलते थे कि हाँ ट्रूमैन, दिनेश वगैरह कर लो, तो इससे मैं कोचिंग के टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर करता था। कोचिंग के टेस्ट में मतलब बहुत अच्छा तो नहीं, टॉप तो कभी नहीं किया, मैं हमेशा एक एवरेज स्टूडेंट था जो फोर्थ या फिफ्थ या सिक्स रैंक में रहता था आउट ऑफ 25 स्टूडेंट्स। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ डीपीएस आर के पुरम एंड इट्स आई वॉज अ हॉस्टलर। सो हॉस्टल के अंदर जो कोचिंग होती थी उसमें ज़्यादा बच्चे होते नहीं थे इंटरेस्टेड नीट के लिए प्रिपेयर करने के लिए। हमारा इंटरेस्ट भी जाते जाता था बिकॉज inside an hostel there are lot of distractions. They are कॉमर्स स्टूडेंट्स, दे आर आर्ट स्टूडेंट्स। वो लोग सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शन है। तुम लोग उनको जिंदगी के मजे लेते हुए देखोगे और तुम खुद को तो नहीं लोगे। ये तुम्हारे साथ जिंदगी भर होने वाला है बेटा। तुम अभी जब तुम मेडिकल में आ चुके हो, मेरे साथ बहुत सारे मेरे कॉमर्स और आर्ट्स के फ्रेंड्स हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी, मैं दिल्ली में मैमसी में हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर है, बहुत मजे करते हैं यार, बार बार रोज आते हैं। मैं भी बहुत मजे करता हूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग, एक एवरेज एमबीबीएस स्टूडेंट से मैंने बहुत ज़्यादा मजे किए हैं और आई एम वेरी हैप्पी फॉर इट। एंड मेरे को ये भी पता है कि मैं उनसे बहुत आगे निकलने वाला हूँ शायद। मैं ये नहीं बोलूँगा कुछ, मैं मोस्टली से बोलूँगा कुछ मेरे से भी बहुत आगे निकलेंगे, कुछ लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन मेरे को पता है कि मेरी लाइफ सिक्योर है। इससे तुम अभी हार्डवर्क करो, अपने आप को प्रिपेयर करो,
तुम्हें उस चीज़ का फल ज़रूर मिलेगा, ये याद रखना। तो मैं ये बोल रहा था कि 11 और 12 में जब मैं कोचिंग सेंटर्स में, लाइक हमारे यहाँ 800 का पेपर होता है, 720 का नहीं होता था, मैं उनमें मुश्किल से 500-600 स्कोर कर जाता था, बिकॉज बायोलॉजी इतनी ज़्यादा बाहर पढ़ने की वजह से मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री को इग्नोर कर देता था। फिजिक्स तभी भी मुझे पसंद आने लग गई थी धीरे धीरे, बिकॉज क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लग गया था। केमिस्ट्री में हद इग्नोर करने लग गया था। ठीक है, तो ऐसे करते करते मैंने क्लास 11 और 12 को पढ़ा। मैं, अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो मैं इसके लिए एक सेपरेट इलेबोरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी आप समझ जाइए कि मैंने क्या क्या गलती की। पहली, बायोलॉजी बहुत ज़्यादा बाहर से पढ़ी। दूसरी, फिजिक्स में कुछ ज़्यादा ही फोकस किया, क्योंकि मैंने उसमें फिर एच सी वर्मा वगैरह भी देखने लग गया था। बाहर बाहर के आदू बादू क्वेश्चन, जिसमें ये बोल देते हैं कि पुली ये टान रहा है, पुली को बंदर टान रहा है, इसको बंदर को कोई और पेड़ टान रहा है। यार मतलब फालतू फालतू के क्वेश्चन जो जिसको नीट में कोई रेलेवेंस नहीं है, तुम जेई एडवांस देने जाओगे तब तुम्हें रेलेवेंस आएगा। अपने दोस्तों के सामने चौड़ने के लिए मैंने वो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए थे, और आधी चीज़ें तो यार ऑब्वियसली नीट का स्टूडेंट तो समझ में भी नहीं आते थे, रट लेता था। तो जो चीज़ मुझे बायोलॉजी रटनी थी, मैं फिजिक्स रटता था। पहली गलती ये हो गई। दूसरी, अब मैंने और क्या की, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में मैंने फिजिकल सिमिलर टू फिजिक्स बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लिया, जितनी उसकी ज़रूरत नहीं है। यार अपना लिमिट सोचा करो। मैं अभी तुम्हें ये सब चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ये सारी गलतियाँ की हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम भी ये गलती करो। इसलिए ऑर्गेनिक के लिए मैंने जीआरबी, ओपी टंडन, जीआरबी पढ़ा था, एमटीजी पढ़ा था, एक दो आपका सिंगेज की किताबें जो जेई लेवल के रीड मारी थी। कुछ समझ में कभी भी नहीं आया यार, इतने ज़्यादा में, और मैकेनिज्म्स है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो तुम जेई एडवांस से भी ऊपर पढ़ लेते हो, तुम्हारे टीचर्स जेई एडवांस से भी ऊपर पढ़ाते हैं। लेकिन मैंने प्रीवियस ईयर एक बार भी खोल के नहीं देखी कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एलन, आकाश कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत सारे पेपर्स निकालते हैं जिसमें ऑर्गेनिक हद टफ आती है। यार कभी उनका रेलेवेंस सोचा, इतने सारा टफ आने का जरूरत क्या है। इनऑर्गेनिक बाहर से पढ़ा, एनसीईआरटी रीड भी नहीं मारी। तो ये सारी गलतियां मैंने कर ली, लेकिन मैंने ये चीज़ें रियलाइज नहीं की थी। नीट 2018 में मैं पहला पेपर, मैं जब नीट 2018 हमारा बोर्ड खत्म हो गया था, बोर्ड के लिए स्कूल खत्म हो गया था दिसंबर में। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मेरे पास 4-5 महीने थे पढ़ने के लिए। उनमें से सपोज तुम 1 महीने निकाल लो बोर्ड्स के लिए, 1 से 1.5 महीना, उससे ज़्यादा तुम्हें बोर्ड्स के लिए देना ही नहीं पड़ता। उस समय मैंने नहीं दिया था, मुझे पता था मेरा फोकस नीट है, मुझे बोर्ड्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, और बोर्ड्स में आराम से नंबर आते हैं अगर तुम नीट के लिए पढ़ लो। बिकॉज नीट तुम्हारा सब कुछ कवर कर देता है यार। नीट बायोलॉजी एनसीईआरटी भी कवर कर देता है, बायोलॉजी केमिस्ट्री भी, केमिस्ट्री एनसीईआरटी भी कवर कर देता है। फिजिक्स एनसीईआरटी तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो एक बहुत अनपॉपुलर ओपिनियन है। फिजिक्स एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, नहीं समझ में आएगी एक बार पढ़ने में, 2 बार पढ़ने में। फिजिक्स में तुम्हें बेसिकली बस कॉन्सेप्ट्स करने हैं। तो अब तीसरी चीज़ मैंने क्या की, जब दिसंबर ख़त्म हो गया उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा चिल हो गया था। स्कूल ख़त्म हो गया, दोस्तों से मिलना कम हो गया, कोचिंग जनवरी फरवरी तक ख़त्म हो गई, मैं चिल हो गया यार, मेरे को पढ़ने का मन ही नहीं करता था। जैसा अभी तुम्हारे साथ हो रहा है। तो तुम अगर कोई ऐसा बच्चा है जो अभी मेरे वीडियो देख रहा है, जो नीट 2020 के लिए प्रिपेयर कर रहा है, उसके लिए भी यही हो रहा है। तुम घर में बैठे हो, तुम्हारे मम्मी पापा थोड़ी नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, वो अपने काम में बिजी होंगे। तुम्हारे भाई बहन हायर स्टडीज़ कर रहे होंगे या फिर बिजनेस में लगे होंगे। तो तुम एक अकेले बंदे हो जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, और तुम्हें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना है। अभी भी मैं जब अपने कॉलेज एग्ज़ाम के लिए पढ़ता हूँ ना यार, कॉलेज एग्ज़ाम के लिए मुझे पढ़ने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है। मेरा अभी पिछले महीने बहुत एग्ज़ाम्स थे, उसके लिए मैं यार कॉलेज में चाहे रात भर बैठ के पढ़ लूँ अपने दोस्तों के साथ, यहाँ पर मैं 2 घंटे पढ़ लेता हूँ यार, बहुत ज़्यादा पढ़ लिया। मम्मी पापा को भी लगता है बेटा बहुत ज़्यादा पढ़ लिया यार, लेकिन वो इनफ नहीं है। एमबीबीएस में भी आके इनफ नहीं है, नीट के लिए भी इनफ नहीं है। तुम्हें अभी कम से कम 7 से 8 घंटे करने हैं, चाहे तुम्हारा मन करे ना करे। तुम्हें नीट क्लियर करना है तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो मैंने टाइम वेस्ट करने लग गया था, मैंने पेपर एक भी सॉल्व नहीं किया। मुझे ये पता था कि इस चैप्टर में ये है, मैंने थ्योरेटिकल पढ़ लिया था, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इस चैप्टर से ऐसे टाइप के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आने के चांसेस है। आप एक, मैं सबसे पहले बायोलॉजी का एग्जांपल ले लेता हूँ, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में एवरेज किसी भी कोचिंग में 2 नोटबुक्स भरा दी जाती हैं जेनेटिक्स में। 2 चैप्टर्स है एनसीईआरटी में, कम से कम 20 या 30 पन्ने मैक्सिमम, और 150-200 पन्ने की नोटबुक भरा दी जाती है कोचिंग्स में। वो नोटबुक मैं पढ़ते रहता था, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। अब उनमें से कुछ कुछ मेन पॉइंट्स है जो जिनको पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। वो कौन से किसके पॉइंट्स है, एनसीईआरटी के पॉइंट्स है।
जो क्वेश्चंस मुझे एनसीईआरटी के लाइंस ट्विस्ट कर करके पूछे गए हैं, मुझे पता है कि उनसे उनका कॉन्सेप्ट यही है, लेकिन मैंने उनको एग्जाम में गलत कर दिया। तो ये सारी मिस्टेक्स आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो? ये मिस्टेक्स आप इंप्रूव कर सकते हो पेपर देके। यार एवरीडे पेपर देना। तो नीट 2018 जब हुआ, तो उस दिन के बारे में बात कर लेता हूँ। उस दिन मैंने ज़्यादा मतलब पेपर जब दे के आया तो मुझे लगा यार पेपर अच्छा ही गया कंपेयर टू अदर पेपर्स, अच्छे ही आ जाएंगे। मुझे पता ही नहीं था यार, कभी पेपर ही मॉक पेपर दिया ही नहीं ढंग से। कोचिंग के थोड़े बहुत होते थे हर 2-3 हफ्ते में, तो उसमें यार समझ नहीं आता इतना अच्छा। लेकिन जब मैंने फाइनली नीट का पेपर दिया तो मुझे समझ में आया, बिकॉज 2-3 हफ्ते के गैप में तुम भूल जाते हो तुम क्या कर रहे हो मिस्टेक्स। तुम 2-3 हफ्ते के गैप में तुम समझ नहीं पाते हो तुम्हें क्या करना है। स्टार्टिंग में तो हर कोचिंग ऐसे तुम्हें चूतिया बनाएगी कि तुम्हें पार्ट सिलेबस टेस्ट देंगे। जनवरी फरवरी मार्च जब तुम्हें फुल सिलेबस टेस्ट देना होता है, हर एक कोचिंग तुम्हें पार्ट सिलेबस टेस्ट देता है कि तुम पार्ट सिलेबस रिवाइज करो। और उनका मोटिव ये नहीं होता कि तुम्हारा हेल्प हो, उनका मोटिव ये होता है कि जैसे मैं हूँ, मैं एलन या आकाश में पढ़ रहा हूँ, इसके मेरे साथ कोई और लड़का है जो क्या बोलते हैं किसी टारगेट पीएमटी पाइथन हजार इन भिन्न इंस्टीट्यूट है उसमें पढ़ रहा है। मेरा कोचिंग का पेपर काफ़ी टफ आ गया, तो मैं उसको जाके दिखाऊंगा यार तू ये क्वेश्चन करके देख, मेरे से ये क्वेश्चन हो गया। मेरा मोटिव ये होगा कि मैं उसको डिमोटिवेट करूँ और उसकी पढ़ाई नहीं हो पाई। लेकिन कोचिंग सेंटर्स भी तुम्हें इसमें हेल्प करते हैं। वो बहुत ज़्यादा टफ पेपर बनाते हैं जो बेसिकली नोट से रिलेटेड होते हैं और नीट से कम रिलेटेड होते हैं। इससे क्या होता है, तुम नीट से बहुत दूर हट चुके होते हो। तो मैंने ये सारी गलतियां कर ली जब घर आके वापस स्कोर किया। 420 430 आ रहे थे, और नहीं सॉरी 490 आ रहे थे। नीट में कुछ कुछ कट के रिजल्ट आ गया 473। और मैं टोटली डिसहार्टेड यार, मुझे पता था कि सिलेक्शन नहीं होगा। थोड़ी सी उम्मीद थी कि बिकॉज मैं वेस्ट बंगाल से था, तो वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा कॉलेजेस एज़ कम्पेयर टू पर्सन रेशियो, और मैं अगर स्टेट कोटा यूज़ करूँ वेस्ट बंगाल का तो मुझे फ़ायदा हो सकता था। तो मैं उसी साथ काउंसलिंग के लिए वेट कर रहा था। चलो इसके बाद मैं अब दूसरी वीडियो में बात करूँगा मेरे काउंसलिंग पीरियड में मैंने क्या क्या किया। गाइस तुम मुझे इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर सकते हो अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए, कुछ भी हेल्प चाहिए। मैं बहुत सारे मतलब नोट्स भी शेयर करता हूँ इंस्टाग्राम के थ्रू। कुछ कुछ अच्छे अच्छे निमोनिक्स मिल जाते हैं, तो मैं इंस्टाग्राम में बहुत फ्रीक्वेंटली, बिकॉज इंस्टाग्राम एक ऐप है जो मैं चलाते रहता हूँ, तो मुझे कुछ भी कहीं से भी कंटेंट मिल जाता है, चाहे मेरा बनाया हो या किसी का भी बनाया हो, मैं स्क्रीनशॉट लेके अपलोड कर देता हूँ जो तुम्हें रेलेवेंट है, हेल्पफुल होगा। तो मुझे फॉलो करें रिदम अग्रवाल ऑफिशियल में। रिदम अग्रवाल बोल के भी मैंने एक टेलीग्राम चैनल खोल रखा है, जो तुम्हें दोनों के लिंक्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और कुछ हेल्प चाहिए यार, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। कुछ वीडियोस बनाने हैं, किसी भी कुछ भी कंटेंट चाहिए तुम्हें, मैं हमेशा तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ। मेरा मोटिव ज़्यादा कुछ भी नहीं है, तुम्हारी हेल्प करना मेरा मेन मोटिव है। ऐसे थैंक यू यार।